नमस्कार, मैं दुर्गा प्रसाद। मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ और उम्मीद करता हूँ आप भी ठीक ठाक होंगे। आज की जो कहानी है ये मध्य प्रदेश की है। मध्य प्रदेश का एक जिला पड़ता है जिसका नाम है जबलपुर, और जबलपुर जिले का एक पुलिस स्टेशन है, थाना, जिसका नाम है संजीवनी नगर। संजीवनी नगर थाना भी है और एक बड़ा सा बाजार भी है। तो इसी संजीवनी नगर में जो है एक लाल बिल्डिंग है, यानी एक बिल्डिंग है जो लाल कलर की है। तो इसीलिए पूरे संजीवनी नगर में ये लाल बिल्डिंग के नाम से मशहूर है। और लाल बिल्डिंग जो है ये एक अनिल सिंगराहा नाम के व्यक्ति की है। अनिल सिंगराहा जो है इसी लाल बिल्डिंग में जो है रहता है अपने परिवार के साथ। परिवार में अपना अनिल की पत्नी सावित्री और एक छोटा भाई शंकर सिंगराहा और बच्चे, ये सब साथ में रहते हैं। और अनिल सिंगराहा जो है ये वहीं संजीवनी नगर में इसका अपना कारोबार है, यानी धंधा व्यवसाय जो होता है इसका कारोबार है। और यहीं पर लाल बिल्डिंग में जो है इसका निजी निवास है और यहीं पे रहता है। लाल बिल्डिंग के आसपास में जो है और भी झुग्गी झोपड़ियां हैं और भी आवास हैं जहां पे अन्य लोग संजीवनी नगर के ही रहते हैं। और जो संजीवनी नगर कस्बा है उसके आसपास में जो है अपना ग्रामीण इलाका होता है। तो कोई भी कारोबारी हो, चाहे वो बड़े शहर में रहता हो या छोटे शहर में रहता हो, हर व्यक्ति का, हर किसी से आवश्यकता पड़ती ही रहती है। अगर वो कारोबारी है तो वैसे किसी भी कारोबार से जुड़ा हुआ है, खेती किसानी से जुड़ा है, तब भी लोगों की अलग अलग जो प्रोफेशन से संबंधित लोग हैं उनके साथ संबंध होते हैं और समय समय पे जरूरत पड़ती ही रहती है। तो अनिल जो था ये कारोबारी था, तो इससे हर प्रकार के लोगों की आवश्यकता होती थी। तो हर प्रकार के लोग इसके साथी बराती थे, जान पहचान के लोग थे, कुछ दोस्त यार थे। और हर व्यक्ति का जो है अपना एक जो फ्रेंड सर्किल होता है उसमें कुछ दोस्त ऐसे होते हैं, कुछ परिचित ऐसे होते हैं जिन पे काफी विश्वास होता है, यानी काफी वो भरोसेमंद होते हैं। और ऐसे कुछ मित्र जो होते हैं उनके साथ घरेलू संबंध हो जाते हैं, यानी जो घर पे आने जाने का जो सिस्टम होता है ऐसा भी हो जाता है। तो जो अनिल थे इनके पास भी कुछ ऐसे मित्र थे जिनका अनिल के घर पे वहां लाल बिल्डिंग में जो है परिवार के बीच भी आना जाना लगा रहता था। तो इन्हीं मित्रों में से एक मित्र था जिसका नाम था राजेश विश्वकर्मा। राजेश विश्वकर्मा भी यही संजीवनी नगर का ही था, लेकिन ये ग्रामीण इलाके का था। वहीं संजीवनी नगर के ही करीब में एक गांव है जिसका नाम है पिपरिया मकुनवाड़ा, यहाँ का रहने वाला था। और राजेश विश्वकर्मा ये शादीशुदा था, 3 बच्चों का पिता था, पत्नी साथ में रहती थी जिनका नाम था कविता। और परिवार में अन्य सदस्य, माता पिता और भी जो चाचा पिती होते हैं उनका परिवार, सब यानी भरा पूरा परिवार था, उनके साथ रहता था। और जो राजेश विश्वकर्मा है ये LIC का एजेंट भी था और इसी के साथ साथ किसानी भी करता था और वेल्डिंग का कार्य भी करता था, जैसे वेल्डिंग वगैरह होता है उसका कार्य भी करता था। और इसी से जो कमाई होती थी उसी कमाई से राजेश विश्वकर्मा अपने परिवार का जो है भरण पोषण करता था, गुजारा करता था। तो जिसे बताया कि राजेश विश्वकर्मा एक LIC एजेंट था। तो LIC एजेंट जो होते हैं वो ग्रामीण क्षेत्रों में या शहरी क्षेत्रों में ऐसे लोगों का पता लगाते रहते हैं जिनके पास रेगुलर या मंथली आमदनी होती है, और ऐसे लोगों को वो अपना खाता खुलवाते हैं और उनका जो इंस्टॉलमेंट होता है यानी LIC उनका जमा करवाते हैं। तो राजेश विश्वकर्मा का जो है ये काम था। तो वहीं संजीवनी नगर जो कस्बा था, बाजार था, वहीं पे बहुत लोगों का इसने खाता खोल के रखा था जिनका महीना टू महीना, हर तीसरे महीना, छमाही, सालाना ऐसा इंस्टॉलमेंट जो होता है जमा करवाता था। तो उन्हीं में से एक अनिल सिंगराहा भी थे, ये भी वहीं के कारोबारी थे संजीवनी नगर के। तो राजेश विश्वकर्मा ने जो है अनिल सिंगराहा का और उनकी पत्नी
जो सावित्री थी, इनका भी LIC में खाता खुलवा दिया और इनका भी इंस्टॉलमेंट महीना टू महीना जमा करता रहता था। तो जब भी महीने में इंस्टॉलमेंट का डेट नजदीक आता था तो राजेश जो था एजेंट था, उसी को जमा करवाना होता था। तो जितने भी मंथली इंस्टॉलमेंट वाले थे, जैसे बताया कुछ लोग तिमाही होते हैं, छमाही होते हैं, सालाना होते हैं, तो जो मंथली वाले थे जब उनका डेट नजदीक आता था उनको फोन करता था, उनके घर जाता था, दुकान पे जाता था और इंस्टॉलमेंट की जो रकम होती है लेता था और ले जाके ऑफिस में जमा करवा के उसका रसीद कटवा के उनको दे देता था। ये उसका काम था, उसी में से उसको कुछ प्रतिशत जो कमीशन होता है, कमीशन मिलता था। तो ऐसे ही अनिल के साथ भी होता था। जब अनिल का उनकी पत्नी का खाता खुल गया तो महीना टू महीना इनका इंस्टॉलमेंट था। तो राजेश अनिल से भी जब उसका इंस्टॉलमेंट भरने का डेट नजदीक आता था तो मिलता था। तो अनिल ये कारोबारी था, तो कभी वो संजीवनी नगर में होता था, कभी नहीं होता था, कभी बाहर भी जाता रहता था, क्योंकि कारोबारी जो होते हैं उनका बाहर आना जाना लगा रहता है। तो कभी कभार क्या होता था कि जब इंस्टॉलमेंट का समय नजदीक आता था तो अनिल अपने कारोबार के सिलसिले में शहर से बाहर चला जाता था, 1 दिन के लिए, 2 दिन के लिए नहीं आ पाता था। तो इंस्टॉलमेंट या तो राजेश अपने जेब से भरता था, बाद में अनिल वापस आके देते थे, और या तो फिर इंस्टॉलमेंट की रकम यानी लेट जमा होती थी तो उसका अलग से पेनाल्टी वगैरह जो भी होता है एक्स्ट्रा कुछ, वो जमा करना पड़ता था। लेकिन अब जमा तो करता ही रहता था। तो कुछ दिन इसी प्रकार से चलता रहा। उसके बाद में जो अनिल सिंगराहा थे वो राजेश विश्वकर्मा से जब इंस्टॉलमेंट देने का समय होता था तो हर बार मिलते थे, बीच में भी फोन पे बातचीत होती रहती थी, मेल मुलाकात होती रहती थी। तो धीरे धीरे राजेश के साथ में भी अच्छे संबंध और भरोसेमंद संबंध हो गए। राजेश का जो घर था, उसके जो परिवार थे, उन तक की भी जानकारी हो गई अनिल को। उसके बाद राजेश से अनिल कहता है कि ऐसा है राजेश भाई कि तुम अच्छे इंसान हो और महीना टू महीना इंस्टॉलमेंट तो आपको जमा ही करना रहता है, और जब भी इंस्टॉलमेंट जमा करना होता है फोन करते हो, अगर बाजार में है या घर पे है मिल जाते हैं, कभी कभी हम बाहर चले जाते हैं नहीं मिल पाते तो इंस्टॉलमेंट लेट हो जाता है, या आप अपने जेब से जमा करते हो तो बड़ी दिक्कत होती है, आपको भी और हमें भी दिक्कत होती है। तो ऐसा कीजिए कि आप जब भी इंस्टॉलमेंट का समय नजदीक आए तो आप हमें फोन करने के बजाय सीधा हमारे घर पे पहुंच जाया करो, वहां पे पत्नी हमारी रहती हैं, और जो इंस्टॉलमेंट का पैसा होता है मैं उनके पास रख दूंगा, दे दूंगा, और जब भी आप जाओगे तो वो पैसा वहां से आपको मिल जाएगा। और उसके बाद अनिल सिंगराहा जो है राजेश विश्वकर्मा का अपनी पत्नी जो सावित्री थी, सावित्री सिंगराहा, उनसे परिचय करवा देता है। अब जब भी राजेश को जो है इंस्टॉलमेंट का समय नजदीक आता है तो वो पहले जो अनिल होता है उनको फोन करता है। अनिल अगर बाजार में है या घर पे है तो वहां जाके ले लेता है, अगर नहीं है, उन्होंने कह दिया कि मैं बाहर हूं, या अगर बाजार में ही किसी कार्य में व्यस्त हैं तो कह देते थे कि जाके घर पे आपका जो रकम है वो रखी हुई है, जाके मेरी पत्नी सावित्री से ले लो जाके। तो हर महीने जो है राजेश जब भी इंस्टॉलमेंट के समय नजदीक आता था तो उसकी रकम लेने के लिए वो सीधा लाल बिल्डिंग पहुंच जाता था अनिल सिंगराहा के घर पर, और वहां जाता था तो उनकी पत्नी सावित्री जो थी इंस्टॉलमेंट का पूरा पैसा राजेश के हवाले कर देती थी। तो अब जो अनिल थे वो राजेश विश्वकर्मा का परिचय अपनी पत्नी से करवा ही दिए थे, और ये भी बता दिए थे कि राजेश जो है अच्छे इंसान हैं, यही नजदीक में ही गांव में रहते हैं और भरोसेमंद इंसान है, जब भी आएंगे इनको इंस्टॉलमेंट का पैसा दे दिया कीजिए, ये परिचय उनका करवा दिए थे। तो राजेश विश्वकर्मा जब भी महीने में इंस्टॉलमेंट का पैसा लेने जाता था तो अनिल की पत्नी सावित्री उसे सम्मानपूर्वक घर पर बैठाती थी, अपना पानी पिलाती थी, चाय पिलाती थी, बातचीत करती थी, और जो राजेश विश्वकर्मा था उसके परिवार के बारे में, जो और चीजें होती, काम धंधे के बारे में, कितना कमा लेते हो, इन सभी बारे में जो है बातचीत करती थी, और उसके बाद में इंस्टॉलमेंट की जो रकम होती थी दे देती थी, और राजेश विश्वकर्मा जो है चला आता था। ऐसे महीना टू महीना काफी दिनों से जो है ये सिस्टम चल रहा था। अब हर महीने जाता था तो 2-4 महीना जब ये गया राजेश, और अनिल की पत्नी सावित्री से राजेश
का जो है जब बातचीत होती थी तो धीरे धीरे इनके बीच में एक अच्छे रिलेशन हो गए। राजेश जो था अनिल की पत्नी को भाभी कहने लगा, वो भी उसे भैया कहती थी। तो इसी प्रकार से धीरे धीरे दोनों के बीच यानी अनिल की पत्नी और राजेश के बीच भी एक अच्छे भरोसेमंद संबंध हो गए। अब इसी प्रकार से कंटिन्यू इनका महीना टू महीना जो है आना जाना लगा रहा और इसी बीच राजेश विश्वकर्मा और सावित्री ये दोनों जो है एक दूसरे से अपना फोन नंबर जो होता है वो भी ले लेते हैं, क्योंकि राजेश ने ही सावित्री से कहा था कि ऐसा है भाभी जी आपका फोन नंबर दे दीजिए, जब भी इंस्टॉलमेंट का समय नजदीक आएगा तो मैं डायरेक्ट आपको फोन करके आपको सूचना दे दूंगा और उसके बाद जब भी आपको होगी मैं घर पे आ जाऊंगा, इंस्टॉलमेंट का रकम ले लूंगा। तो इसी बहाने उसने नंबर ले लिया था। अब बातचीत जब इनकी कंटिन्यू होती रहती थी तो काफी एक दूसरे के प्रति भी विश्वास हो गया था। जैसे अनिल सिंगराहा और राजेश के बीच में विश्वास हो गया था, भरोसेमंद हो गए थे, वैसे उनकी पत्नी के साथ यानी सावित्री के साथ भी राजेश के अच्छे संबंध हो गए। अब दोनों का नंबर भी एक दूसरे के साथ शेयर कर लिए थे। तो अनिल की जो पत्नी थी सावित्री, ये कभी कभार राजेश को जो है बीच में भी फोन करके हाल खबर ले लिया करती थी। अब इसी प्रकार से दोनों के बीच में राजेश विश्वकर्मा और सावित्री के बीच में जो है अपना जब भी इंस्टॉलमेंट की रकम वो लेने आता था तो मुलाकात तो होती थी। अब फोन पर भी बीच बीच में बातचीत होती रहती थी और बातचीत के बीच अब सिर्फ काम के सिलसिले में हाल खबर तक ही सीमित नहीं थी, बल्कि एक दूसरे के बीच में हंसी मस्करी जैसी जो बातें होती हैं ये भी होने लगी थी। और उसके बाद में फिर इसी हंसी मस्करी और सामान्य बातों के बीच में एक दूसरे के प्रति आकर्षण का जो भाव होता है वो आ गया और फिर सावित्री और राजेश विश्वकर्मा ये धीरे धीरे दोनों लोग जो है यानी एक जो प्रेम होता है, प्रेम दोनों को एक दूसरे से हो जाता है और उसके बाद में दोनों जो है रिलेशन में आ जाते हैं, दोनों के बीच में अवैध संबंध हो जाता है। तो अवैध संबंध जो है ये कुछ दिन तक छुपा रहता है, सिर्फ दो व्यक्तियों को ही पता रहता है, लेकिन ये एक ऐसा रिलेशन है, ऐसा संबंध है कि कोई भी व्यक्ति हो ज्यादा दिन तक इसे छुपा नहीं सकता है। डायरेक्ट इनडायरेक्ट इसका खुलासा हो ही जाता है, कोई ना कोई इसकी जानकारी किसी ना किसी को हो ही जाती है। इनके साथ भी ऐसा ही हुआ। कुछ दिन इनका जब रिलेशन चलने लगा, अवैध संबंध हो गया, कुछ दिन तो ये छुपा रहा। उसके बाद में जो सावित्री के पति थे अनिल सिंगराहा, इनको शनाख्त मिल गई, जानकारी मिल गई कि राजेश विश्वकर्मा उसकी पत्नी सावित्री के बीच में अवैध संबंध है। अब ये जब पुख्ता जानकारी उसे मिल गई तो कोई भी पति हो अगर उसकी पत्नी का किसी अन्य व्यक्ति के साथ में या किसी व्यक्ति का उसकी पत्नी के साथ में अगर अवैध संबंध है, इस प्रकार का रिलेशन है, तो उसे खराब ही लगेगा। अनिल को भी बहुत खराब लगा। तो अनिल अपनी पत्नी सावित्री को भी कुछ नहीं कहता है, राजेश विश्वकर्मा को भी कुछ नहीं कहता है, बल्कि वो अंदर ही अंदर अपना अनिल जो राजेश विश्वकर्मा होता है उसको रास्ते से हटाने के लिए यानी उसका जो है कत्ल करने के लिए जो है प्लान बनाना शुरू कर देता है। अब प्लान जब बनाने लगता है तो धीरे धीरे अपना काम करता रहता है, कारोबार करता रहता है और इसकी प्लानिंग भी करता रहता है। अब ये जानकारी जो है अनिल सिंगराहा जो है अपने छोटे भाई, अनिल का एक छोटा भाई था जिसका नाम था शंकर सिंगराहा, ये बात उसे भी बता देता है। अब शंकर की भाभी यानी अनिल के पत्नी सावित्री के साथ में ये राजेश विश्वकर्मा का संबंध है, ये जानकारी जब शंकर को होती है भाई के द्वारा तो उसका भी खून खौल उठता है। और उसके बाद में जो अनिल होता है छोटे भाई को बताता है शंकर को कि मैं ये प्लान कर रहा हूं, सही रहेगा या गलत रहेगा। तो शंकर कहता है कि बहुत सही रहेगा, ऐसे लोगों को बख्शो मत, छोड़ो मत, जिन पे आपने विश्वास किया और वो आपके साथ में विश्वासघात किए, ऐसे लोगों को छोड़ना बिल्कुल ही सही नहीं है। अब ये दोनों भाई मिलकर जो है प्लान बनाना शुरू करते हैं और उसके बाद में दोनों भाई राजेश विश्वकर्मा के साथ में घनिष्ठ संबंध बनाते हैं। संबंध तो पहले ही था विश्वसनीय, अब और घनिष्ठता नजदीकियां बढ़ाने लगते हैं। ये प्लान का एक हिस्सा था। अब पहले महीना टू महीना फोन पे बात होती थी या कभी कभार ही बात होती थी, अब प्रतिदिन राजेश विश्वकर्मा और अनिल के बीच में जो है अपना बातचीत फोन पे होती रहती। और जो अनिल था ये अपना
मार्केट में या बाजार में कहीं पर भी बुलाता था, राजेश को जो है साथ में बैठा के खाना पीना भी खाता था, चाय नाश्ता करता था, शाम के समय शराब वगैरह भी पीता था। अब इन लोगों के बीच में काफी घनिष्ठ, काफी क्लोज संबंध हो गए। अब राजेश विश्वकर्मा जो है काफी अपना जो अनिल सिंगराह था, अनिल सिंगराह ने राजेश विश्वकर्मा को जो है पूरी तरह अपने विश्वास में ले लिया। अब विश्वास में इस प्रकार से ले लिया कि अनिल दिन में, रात में, किसी भी समय राजेश विश्वकर्मा को जहां भी बुलाता था वो वहां पहुंच जाता था। तो अनिल जो है इसी चीज का फायदा उठाने के लिए, यानी इसी भरोसे के माध्यम से ही, जिसे बताया कि कत्ल करने का जो प्लान बना रहे थे, तो ये पूरी तरह से जब भरोसे में आ गया तो उसी का फायदा वो उठाए। लेकिन ये फायदा उठाने में कई महीने लग गए। ये जानकारी राजेश विश्वकर्मा और पत्नी सावित्री के बीच अवैध संबंध, ये जानकारी 2022 का ये मामला है। 2022 के मार्च महीने में ये जानकारी हो गई थी, मार्च में जानकारी हो गई थी। फिर पूरा मार्च बीत गया, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त महीना आ गया। अगस्त महीने में जो है 6 अगस्त की बात है, 6 अगस्त को वही शाम के समय जो अनिल सिंगराह होते हैं, ये राजेश विश्वकर्मा को कॉल करते हैं और अपने घर पर बुलाते हैं। और राजेश विश्वकर्मा जो है घर पर आ भी जाता है शाम के समय, अपना पार्टी वगैरह, शराब की जो पार्टी वगैरह होती है इसके लिए बुला लेते हैं। राजेश विश्वकर्मा आ भी जाता है। इनकी प्लानिंग कई महीने से चल ही रही थी और इस प्लान में जो है अनिल के साथ उसका छोटा भाई शंकर सिंगराह भी शामिल था। और इसी के साथ इतने दिनों में जो अनिल की पत्नी थी सावित्री को भी अपने इस षड्यंत्र में जो है शामिल कर लेता है। सावित्री शामिल तो नहीं होने वाली थी, लेकिन जब सावित्री को यह पता चला कि राजेश के साथ के अवैध संबंध की जानकारी उसके देवर पति को भी हो गई है, तो वो न चाहकर भी इस षड्यंत्र में शामिल हो जाती है। पति का साथ देने के लिए, देवर का साथ देने के लिए शामिल हो जाती है। तो 6 अगस्त को शाम के समय जो है शराब की पार्टी के लिए राजेश विश्वकर्मा को अनिल सिंगराह अपने घर पे वही लाल बिल्डिंग में बुलाते हैं। राजेश विश्वकर्मा शाम के समय पहुंच जाता है और सब लोग साथ में बैठकर शराब पीते हैं। अब अनिल और शंकर साथ में ही शराब पीते हैं, लेकिन ये लोग हल्की हल्की छोटी छोटी पैग लेके कम से कम शराब पीने का प्रयास करते हैं, कम से कम पीते हैं। लेकिन जो राजेश विश्वकर्मा होता है, इसे बड़ी अपना जो लार्ज पैक होता है, ये बना बना के जो है देते रहते हैं और वो पीता जाता है, बातचीत करता जाता है और साथ में जो खाने पीने की चीज होती है वो खाते पीते रहते हैं। अब कुछ ही देर में राजेश विश्वकर्मा ने इतना शराब पी ली कि शराब के नशे में वो पूरी तरह से बदहवास हो गया, यानी होश खो बैठा, बेहोश हो गया। अब जब वो बेहोश हो गया तो अनिल विश्वकर्मा और शंकर विश्वकर्मा, उनका छोटा भाई, ये दोनों मिलकर जो है वहीं पे एक बड़ा सा रॉड पड़ा हुआ था, लेकिन वो रॉड लोहे का नहीं था, जैसे होता नहीं डंडा, बड़ा सा मोटा लाठी ऐसे पड़ा हुआ था, और उसी से एक लाठी खींचकर जो है राजेश विश्वकर्मा के सिर में मारता है और राजेश विश्वकर्मा वहीं पे लहूलुहान हो जाता है और एक ही बार में उसकी वहीं पर तड़प तड़प कर मौत हो जाती है। अब उसकी जब मौत हो जाती है तब तक काफी रात बीत चुकी थी। इलाके में जो है सब अपना खाना पीना खा पी के सो गए थे। तो ये जो लाल बिल्डिंग थी अनिल की, उसके ही कुछ ही दूरी पर जो बस्ती थी, बस्ती के नजदीक में एक पुराना कुआं था। अनिल अपना राजेश विश्वकर्मा की डेड बॉडी वहां लेके जाते हैं और राजेश विश्वकर्मा के पास में टीवीएस जुपिटर मोटरसाइकिल थी, स्कूटी ये थी, तो इसी से वो अपना आता जाता था। तो उस दिन इनके घर पर लाल बिल्डिंग में भी उसी टीवीएस जुपिटर से ही आया हुआ था और बिल्डिंग के बाहर खड़ी हुई थी गाड़ी। और जब रात ज्यादा हो गई तो उसकी, राजेश की डेड बॉडी लेकर शंकर और अनिल ये दोनों बाहर निकलते हैं और वहां कुएं के पास लेके जाते हैं और फिर टीवीएस जुपिटर जो मोटरसाइकिल होती है ये वहीं लेके जाते हैं और ये दोनों भाई मिलकर राजेश विश्वकर्मा की डेड बॉडी उसी जुपिटर जो स्कूटी होती है उसी में बांध देते हैं रस्सी से। रस्सी से बांधने के बाद में टीवीएस जुपिटर मोटरसाइकिल और उसकी डेड बॉडी दोनों एक दूसरे से बांधकर उसी कुएं में फेंक देते हैं रात के समय।
किसी को पता नहीं चलता। उसके बाद चुपचाप वहां से वापस अपने घर चले आते हैं। ये 6 अगस्त की बात है, रात के समय की। और फिर 7 अगस्त को रात भर ऐसे बीत जाता है। दूसरे दिन 7 अगस्त को दिन में, वही सुबह 9-10 बजे के आसपास में, ये जो कुआं था उसी जो बस्ती थी, बस्ती के नजदीक में ही था। जो वहां पे आवासीय बस्ती थी वही नजदीक में था। तो रात में तो सब सोए हुए थे, किसी को पता नहीं चला। लेकिन दिन में जब आवासीय लोग अपना घर से बाहर निकलने लगे, काम धंधे के लिए जाने लगे, कुछ लोग वहीं अपना घूमने टहलने के लिए आने जाने लगे, तो किसी की नजर उस कुएं में पड़ जाती है। अब कुएं में जब नजर पड़ती है तो उसमें कुछ अलग तरीके से चीज तैरती नजर आती है। वो देखता है, पहले तो समझ नहीं पाता है। वो जाता है, बस्ती के कुछ अन्य लोगों को बताता है। एक एक करके कुछ लोग वहां इकट्ठा होते हैं। अब किसी के समझ में नहीं आता है कि आखिर ये है क्या, लेकिन कुछ गड़बड़ वाली चीज है, संदिग्ध चीज है। अब ये खबर कुछ ही देर में पूरे बस्ती में फैल जाती है और उसके बाद कुछ ही देर में वहां भीड़ इकट्ठा हो जाती है। अब जब भीड़ इकट्ठा हो जाती है तो तत्काल ये लोग जो है अपना पुलिस को सूचना देते हैं। सूचना पाकर संजीवनी नगर थाने की एक टीम वहां पे पहुंचती है और उसके बाद में जो रस्सी का फंदा वगैरह होता है वो डालते हैं, उससे उस चीज को बांध कर निकालने का प्रयास करते हैं, लेकिन निकल नहीं पाता। ये भी पता नहीं चलता कि आखिर ये है क्या चीज। और उसके बाद में पुलिस को भी वो संदिग्ध लगता है। उसके बाद पुलिस जो है तुरंत जेसीबी मशीन मंगवाती है और जेसीबी मशीन जब आती है तो उसी का जो पंजा होता है वो अंदर कुएं में डालकर ढूंढते हैं। तो उसी जेसीबी के पंजे में जो है जो टीवीएस जुपिटर मोटरसाइकिल होती है उसी का एक भाग जो है फंस जाता है। और उसके बाद में उसी मशीन से जेसीबी के मोटरसाइकिल सहित जो राजेश विश्वकर्मा की डेड बॉडी होती है पुलिस उसे कुएं से बाहर निकलवाती है। अब ये दृश्य जब लोग देखते हैं, वहां काफी भीड़ इकट्ठा थी, तो पुलिस सहित लोगों के रोंगटे खड़े हो जाते हैं। सबके सब हैरान परेशान। अब ये डेड बॉडी किसकी है, मोटरसाइकिल किसकी है, किसी को जानकारी नहीं। क्योंकि जो राजेश विश्वकर्मा था वो ग्रामीण इलाके में रहता था और वो उसको शिवलाल बिल्डिंग के जो लोग थे, यानी अनिल, उसका भाई शंकर, उसकी पत्नी सावित्री, यही लोग जानते थे और इन्हीं लोगों ने इस घटना को अंजाम दिया था। बाकी किसी को पता नहीं था। तो सबसे पहले डेड बॉडी को तस्दीक करना था पुलिस के लिए, पहचान करना आवश्यक था। तो वही जो जुपिटर मोटरसाइकिल का नंबर था, पुलिस उसी का जो है नंबर लेती है और उसका ARTO से जो है पूरा डिटेल निकलवाती है। तो उसी नंबर के माध्यम से जो डिटेल निकलता है उस डिटेल के अनुसार से वो जो TVS जुपिटर मोटरसाइकिल थी वो कविता विश्वकर्मा के नाम से रजिस्टर्ड थी। अब कविता विश्वकर्मा के नाम से रजिस्टर्ड थी। कविता विश्वकर्मा राजेश विश्वकर्मा की पत्नी थी, 3 बच्चे की मां थी। अब उसी में उसका एड्रेस भी होता है, वहीं संजीवनी नगर थाना के अंतर्गत ग्रामीण इलाके में पिपरिया मकनवारा ये नाम भी गांव का नाम भी होता है। उसके बाद पुलिस तत्काल परिजनों को सूचना देती है। सूचना पाकर फौरन जो है परिजन घटनास्थल पर पहुंचते हैं और उसके बाद में जो परिजन होते हैं वो तुरंत डेड बॉडी को पहचान लेते हैं और तुरंत जो है परिजन जो होते हैं वो पुलिस को बताते हैं कि ये राजेश विश्वकर्मा है। और पुलिस ये पूछती है कि कविता विश्वकर्मा कौन है, तो लोग बताते हैं कविता विश्वकर्मा ये जो मृतक व्यक्ति है राजेश विश्वकर्मा इसकी पत्नी है। पूरा डिटेल उसके बारे में पुलिस को परिजन बताते हैं। और उसके बाद में फिर पुलिस वहां स्थानीय स्थल पर जो कानूनी कार्रवाई होती है, अपना कागजी कार्रवाई, पंचनामा वगैरह लिखाने के बाद में उसकी डेड बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेज देते हैं। इधर राजेश विश्वकर्मा की पत्नी, बच्चे और जो परिजन होते जानकारी जैसे होती है पूरा कोहराम मच जाता है, अपना चीख पुकार मच जाती है वहां पर। अब पुलिस जो है राजेश विश्वकर्मा की डेड बॉडी को पोस्टमार्टम पे भेजने के बाद में अपना जांच पड़ताल में जुट जाती है। अब जांच पड़ताल जब करना शुरू करते हैं तो काफी प्रयास करते हैं, लेकिन फिर भी वहां कूप के आसपास में देखते हैं। राजेश विश्वकर्मा की पत्नी के साथ साथ परिजनों से पूछताछ करते हैं। जो राजेश विश्वकर्मा के दोस्त यार होते हैं उन सबसे पूछताछ करते हैं, लेकिन कहीं से कोई सुराग पुलिस को जो है मिलता नहीं है। तो जो राजेश के परिजन होते हैं बताते हैं कि वो 6 अगस्त को जो है घर से निकला था शाम के समय
किसी का फोन आया था तो वो घर से गया था, उसी के बाद से वापस नहीं गया। परिजन ये बात बताते हैं। उसके बाद पुलिस जो है राजेश विश्वकर्मा का जो मोबाइल नंबर होता है उस मोबाइल नंबर का कॉल डिटेल निकालते हैं। कॉल डिटेल जब निकालते हैं तो 6 तारीख शाम के समय आखिरी कॉल जिसकी आई थी, जिस पे बात हुई थी, पुलिस उस नंबर का डिटेल निकालती है तो वो नंबर किसी का और का नहीं होता है बल्कि अनिल सिंगराहा का ही होता है। अब उसके बाद में पुलिस अनिल सिंगराहा का पता लगाती है तो पता चलता है कूप के पास जो लाल बिल्डिंग है उसका मालिक है, उसी में उसका परिवार रहता है। उसके बाद में पुलिस जो है अनिल सिंगराहा को जो है हिरासत अपना पुलिस स्टेशन लाती है, यहाँ पे पूछताछ करती है। तो पुलिस जो सवाल उससे करती है तो जो जवाब देता है, जिस प्रकार से जवाब देता है राजेश विश्वकर्मा के बारे में, पुलिस को उस पर संदेह हो जाता है। उसकी बातों पे जो है यकीन नहीं होता है, कुछ इस प्रकार से जवाब देता है। अब पुलिस जैसे जैसे सवाल आगे बढ़ाती रहती है वो जवाब देता जाता है और पुलिस का संदेह बढ़ता जाता है। पुलिस को जब बिल्कुल ये लगा कि कहीं ना कहीं डायरेक्ट इनडायरेक्ट इसमें अनिल ही शामिल है, क्योंकि इसी ने बुलाया भी था, और पूछताछ से भी पुलिस को संदेह हो जाता है। फिर पुलिस जब कड़ाई से पेश आती है तो अनिल सिंगराहा जो है ये अपना गुनाह कबूल कर लेता है राजेश विश्वकर्मा के कत्ल का, और पुलिस के सामने इस पूरी कहानी को बयां कर देता है जो मैंने अभी आपको सुनाई है। और उसके बाद अनिल इस कत्ल में उसका छोटा भाई शंकर सिंगराहा और उसकी पत्नी सावित्री सिंगराहा, इनका भी नाम बताता है। और फिर जो राजेश विश्वकर्मा मृतक था उसके जो परिजन होते हैं वो पुलिस को एक तहरीर देते हैं। उस तहरीर में राजेश विश्वकर्मा के कत्ल का आरोप अनिल, उसकी पत्नी सावित्री और छोटा भाई शंकर का नाम डालते हैं, और इसी बेस पर पुलिस एफआईआर दर्ज करती है इन तीनों के खिलाफ संबंधित धाराओं में, और उसी बेस पर पुलिस इन तीनों को गिरफ्तार कर लेती है। गिरफ्तार करके इन्हें स्थानीय अदालत में पेश किया जाता है और वहां से तीनों जेल भेज दिए जाते हैं। तो फिलहाल जो अवैध संबंध होता है, ये पहले भी हमने इस प्रकार की कहानियां आप सभी को सुनाई हैं कि अवैध संबंध जो होता है ये एक मीठा जहर होता है। शुरू में तो बहुत अच्छा लगता है, लेकिन इसका जो रिजल्ट होता है, परिणाम होता है, ये बहुत ही भयावह होता है। भयावह यही हुआ कि एक व्यक्ति इस दुनिया को ही अलविदा कह गया, उसका कत्ल हो गया, और दूसरे लोग जो है जेल चले गए। अब अगर उनको फांसी नहीं भी होती है तो जीवन भर जेल में रहना ही पड़ेगा। तो इसीलिए सभी को, नर हो या नारी, अवैध संबंधों से बचना चाहिए। शादी विवाह अगर हो गया है तो अपने पति और पत्नी के प्रति सभी को लॉयल होना चाहिए, और चरित्र हमेशा अपना पावन रखना चाहिए, पवित्र रखना चाहिए, क्योंकि चरित्रहीन व्यक्ति कोई भी हो उसका इज्जत सम्मान कहीं नहीं हो पाता है। तो इसीलिए सभी को चरित्रवान बनने पे ध्यान देना चाहिए। बाकी ये सब चीजें बिल्कुल ही समाज और मानवता के हित के लिए बिल्कुल ही नहीं है, तो इस पे लोगों को जो है ध्यान देने की आवश्यकता है। तो दोस्तों आज की यही कहानी है हमारी। कहानी अगर अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, और चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब अवश्य करें। फिर मिलेंगे अगले दिन एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।